का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें जो आज का हमारा आर्टिकल है उसमें हम COP29 में जो डिस्कस किया हुआ क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, उस पर हम बातें करेंगे, जो द हिंदू में आर्टिकल में दिया हुआ था, एज अ आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था। अगर आप देख सके तो यहाँ पे COP29 क्लाइमेट फाइनेंस एंड इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 3 टर्म है जो आपको समझना है। एक COP29, दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस एंड तीसरा जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, तो पहले तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब वो होता है कि आपको अगर इससे रिलेटेड ना बताऊँ, 1 मिनट पहले इस टर्म का मतलब मैं आपको बताती हूँ। मतलब अगर मान लो कि अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपको दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें वहाँ होती नहीं, आपको दिखनी, अगर आप पास जाओगे तो आपको दिखती नहीं रहती है। मतलब इट्स नथिंग बट व्हेन यू कैन सी समथिंग बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, यू विल थिंक कि वहाँ पे कुछ है, आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली कुछ होता नहीं है वहाँ पे। तो दैट इज़ नथिंग बट एक इल्यूजन क्रिएट होता है। और ऑप्टिकल मतलब जो चीज़ें देख सकते हैं, तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि COP29 में जो क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की है, जैसे आपको पता है ये COP जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ इससे रिलेटेड होती हैं वो सारे साल में एक बार मिलती हैं, और जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं। तो इनके हर साल जो अटेम्प्ट होते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं COP29। ठीक है, क्या बोलते हैं COP इस साल जो हुआ है 2024 में, तो पिछले साल, अभी तो 25 चल रहा है, पिछले साल जो हुआ है दैट इज़ COP29, और ये अज़रबैजान मतलब बाकू अज़रबैजान में ये हुआ है। राइट, तो यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि COP29 में ही जो है वो आपके क्लाइमेट फाइनेंस पे बात हुई है। किसकी बात हुई है? क्लाइमेट फाइनेंस पे। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस है क्या चीज़? तो क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि 2 टाइप के कंट्रीज़ होते हैं। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, एक होता है डेवलप्ड कंट्री, और एक क्या होता है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, एक क्या होता है डेवलप्ड कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री कैसे बना हुआ होगा ये? जब इसने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बैठाए होंगे, बहुत ज़्यादा एमिशन किया होगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड किया होगा, वो सब की वजह से। लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्री है, जिसके पास इतना फंड नहीं है, इतना कॉस्ट नहीं है, और ये अभी अपने ग्रोइंग स्टेज पे है, राइट, लेकिन इसके पास इतना फंड नहीं है कि आप मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो चीज़ें ख़राब कर दी एनवायरनमेंट में, तो उसको अब वो ठीक कैसे करेंगे? तो ये क्या करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे देते हैं कि हम तो चलो जो कर दिए, आप हमसे पैसे लो और आप कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें करो, जिससे कि हम ग्रीन हाउस के एमिशन जो है वो कम कर पाए, इको फ्रेंडली चीज़ें कर पाए। तो ये जो फंड देते हैं, तो ये फंड क्या दे रहे हैं? मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करें। तो फाइनेंस फॉर व्हाट? फॉर द क्लाइमेट, ना, क्लाइमेट सही हो जाए, इसी के लिए ना फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, जो एक डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ एग्रीमेंट या किसी बेसिस पे प्रोवाइड करते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो डिस्कस होती है ना, वो COP29 के अंदर होती है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, फिर एग्जैक्ट जो आर्टिकल बोलते हैं ना उस पर हम बाद में जाएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद में। ठीक है, अब देखो COP29 क्या है। तो इस 2024 में हुआ ये, टुकिन बाकू अज़रबैजान। तो ये अज़रबैजान में COP29 का समिट, मतलब इसकी मीटिंग हुई। ठीक है, तो COP व्हाट इज़ COP? तो COP इज़ नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये पार्टीज़ का मतलब क्या होता है? मतलब जितनी भी कंट्रीज़ इसके अंदर अलाइंड है, ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पार्टीज़। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये क्या है, पहले मैं पूरा रीड आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, विच इज़ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी वेयर ऑल द पार्टीज दैट इज कंट्रीज टू UNFCC गैदर एनुअली टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक डिसीजंस टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शंस ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो UNFCC है
इसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसीजन लेती है। तो मान लो कि जैसे यूएनएफसीसी जो बॉडी है उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, अगर इनकेस अगर आप स्किप कर रहे होंगे तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप साइमल्टेनियसली लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर कॉप एक बॉडी है जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये क्या है ना, ये लोग जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना डिग्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट में चीज़ें, कितना ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस साल मतलब जब 2024 की जो बात कर रही हूँ मैं, उसमें COP29 हुआ। उन्होंने ये क्या किया, यहाँ पे ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मान लीजिए कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन इन्होंने निकाला कि ये है, इस हम ये चीज़ें आप सोचें, हाँ ये जो भी फॉलोइंग चीज़ें हम ये आप सबको फॉलो करना पड़ेगा, ये कि यहाँ फिर हम सब मिलके फॉलो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस रूल्स एंड रेगुलेशन आता है जो हर एक पार्टी मतलब हर एक कंट्री को दे हैव टू फॉलो, उनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉलो किया है कि नहीं किया, तो वो कैसे रिव्यू होगा, तो उसी रिव्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये COP29 का बैठक करवाते हैं एनुअली, साल में एक बार, ठीक है, ताकि हम रिव्यू कर पाए। ये रिव्यू क्या कर पाएंगे कि जो भी हमने बनाया था अपने डिसीजन ये रूल्स रेगुलेशन में, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, किस स्तर पे पहुंचा है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, किस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और देखना है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है तो वो क्या एक इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज में लाने की मतलब सुधार कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में उस चीज़ को रिव्यू करते हैं, राइट। तो इस बार जो हुआ वो COP29 वो आपका बाकू अज़रबैजान में हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको मैं पहले अभी आपको समझा रही हूँ आर्टिकल समझाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे रोक के मैं अगर इलैबोरेट बताऊंगी तो जो मुद्दा रहेगा वहाँ से अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, राइट। तो वो नहीं कर रहेंगे, पहले जो ऐसे लगेगा कि वहाँ पे आपको कुछ समझना है तो वो मैं पहले ही आपको यहाँ बता दे रही हूँ। वहाँ पे एक वर्ड मिलेगा डेवलपिंग साउथ। तो डेवलपिंग साउथ का मतलब होता है कि डेवलपिंग साउथ का मतलब ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्होंने क्या बोला है, डेवलपिंग साउथ, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग नॉर्थ। तो डेवलपिंग नॉर्थ एंड डेवलपिंग साउथ, साउथ बोलेगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड नॉर्थ बोलेगा तो डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। अब एक टर्म है जिसका नाम है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो आपको आर्टिकल में आगे दिखेगा। Each country submits its own plan for emission reduction called national determined contributions which are अपडेटेड एवरी 5 years। तो ये जो है ना, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए मैंने बोला यूएनएफसीसी में मैं हूँ, और मैंने बोला कि मतलब यूएनएफसीसी ने बोला कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें आपको माननी है। तो वहाँ सारे पार्टीज़ ने बोला, मतलब सारे कंट्रीज़ बोला हाँ जी हम मानेंगे। तो मानेंगे तो आपके काम में दिखेगा ना, तो दिखेगा कैसे, तो उनको एक कंट्रीब्यूशन मतलब उनका जो भी इवैल्यूएशन है उनको सबमिट करना पड़ता है उन्हें, और वो जो सबमिट करेंगे उसी पे फिर वो रिव्यू करते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ आपका जो स्केल ऑफ एमिशन है कि आपने कितना एमिशन कम किया है, वो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे इवैल्यूएट होती है। तो ये नेशनली डिटरमाइंड एनडीसी इज़ नथिंग बट एक तरीके का आपका रिव्यू कार्ड है, एक वो है रिपोर्ट कार्ड जो कहते हैं, वो है कि आपके क्या प्लान्स है, आप क्या करना, अगर क्लाइमेट चेंज पे आप बात है, आप पार्टीज़ में इंक्लूडेड है, तो आपका इस पे क्या कॉल है, आपने क्या क्या काम किया, कितना आपने एमिशन रिडक्शन किया। तो ये सारी चीज़ें हम इस एनडीसी के अंदर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल के अंदर घुसते हैं। देखिए COP29 क्लाइमेट फाइनेंस एंड इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूएनएफसीसी 1992। तो जब से यूएनएफसीसी 1992 में जब से वो बना है, तब से क्लाइमेट फाइनेंस को जो है वो इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन आज के डेट में और इससे पहले जो कॉप में उनमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट फाइनेंस को लेके एग्रीमेंट जो है वो अब
चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ही एक मुद्दा और एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है जानने के लिए कि जो भी एमिशन हम अपने एनवायरनमेंट में कर चुके हैं, अब उस चीज़ को कैसे अब हमें कम करना है। तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, और वो सारी फंडिंग, वो सारे फाइनेंसेस पे कहीं ना कहीं COP29 पे ही डिस्कस हुआ है, COP29 में डिस्कस हुआ है। जैसे कि इन सारी चीज़ों को कौन, ये सारी चीज़ों को एक पावर देता है, जैसे कि वी हैव द राइट टू स्पीच, वी हैव द राइट टू लिव। सो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? इज़ जस्ट बिकॉज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, मतलब इट हैज़ बीन मैंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम जो ये अपने राइट्स का जो सोर्स निकालते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते हैं। तो जैसे कि UNFCCC एक बॉडी है, तो उसके खुद सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनके पावर्स निकालते हैं, तो ये अपने आर्टिकल्स के अंदर निकालते हैं, ये बताते हैं लोगों को, जो भी पार्टीज़ हैं, ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं और आपको ऐसे ऐसे चीज़ें फॉलो करनी है। तो जैसे क्लाइमेट फाइनेंस की ही बात हुई, तो उनके UNFCCC के आर्टिकल 4 क्लॉज 7 में ये मेंशन्ड है कि दैट द एक्सटेंट टू विच द डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी विल बी फुलफिलिंग देयर क्लाइमेट एक्शन commitment is contingent on how much finance and technology they get from the developed countries। तो यहाँ पे इनका एक आर्टिकल 4 क्लॉज 7 ये बोलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने क्लाइमेट एक्शन में, मतलब क्लाइमेट को लेके जो भी वो एक्शन लेने वाले, क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना डेवलप्ड कंट्री उनको पैसा देंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री कितना क्लाइमेट को इम्प्रूव करेगी, क्लाइमेट से रिलेटेड कितने एक्शंस लेंगी, कैसे लेंगी, वो उसी पे डिपेंड करता है कि कितने फाइनेंस और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप्ड कंट्री इनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। तो ये अपना एक सोर्स ऑफ पावर दिखाते हैं कि हम ऐसे ही बातें नहीं बोल रहे हैं, दैट हैज़ बीन मेंशन्ड, राइट। अब आते हैं जो COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि आपको पता चल गया बाकू अजरबैजान में हेल्ड किया गया था, फॉर द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट टू हैव अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो अब इनका क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट में, आपको पता हो तो पेरिस एग्रीमेंट में ऑलरेडी ये चीज़ें बातें हुई थी कि जो भी आपका ग्लोबल एमिशन है, ग्रीन हाउस एमिशन है, वो आपको 1 पॉइंट, जो इसका अर्थ की जो वो है टेम्परेचर राइज होने की जो टेंडेंसी है, उसका जो राइजिंग है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। टारगेट रखा था 2, बट मोर प्रिसाइजली 1.1 उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो हमारा एक बेंचमार्क उन्होंने रख दिया था। तो इसके अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि वो भी यही चीज़ें डील करती है, क्लाइमेट एक्शन पे ही बात करती है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट भी COP के अंदर डिस्कस, इट्स नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ COP। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या बोला कि हम एक नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल लेके आएंगे क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं NCQG, एक नया गोल लेके आएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि एज पेरिस एग्रीमेंट रिटेन्स, पेरिस एग्रीमेंट के खुद ही बोलता है कि आर्टिकल 99 क्लॉज 1 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइनेंस बाइंडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज फाइनेंसेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टारगेट ऑफ $100 बिलियन टू डेवलप्ड नेशंस बाय 2020। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन जो है वो उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो उनको प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है? डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करना है। कौन प्रोवाइड करेगा? तो डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करेंगे। ये पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। लेकिन अब जो COP29 हुआ तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम एक नया क्वांटिफाइड गोल लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कितना आपको फाइनेंस करना है, ये आपको इतना टाइम तक करना चाहिए था और आपने क्या किया है, ये हम चीज़ें इस पर अब डिस्कस करेंगे। द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हैज़ डिस्क्राइब्ड फाइनेंस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज इन बैकड्रॉप ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग इन 2011 to 20। तो ये जो 6th रिपोर्ट है इसका IPCC का, ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी फाइनेंस है या फिर हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, फाइनेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो इंसान ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है या एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए, राइट। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि इसके 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि जो भी आप जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, फाइनेंस ट्रांसफ़र करते हो, तो वो आप कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस के एमिशन हुए हैं
जिसके वजह से जो रिस्पॉन्सिबल 1.1 डिग्री सेल्सियस अर्थ का वार्मिंग बढ़ने, मतलब इतना डिग्री से बढ़ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये आपको करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रूफ है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। जब आपका आंसर आएगा कि आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है, एंड देन वहाँ पे आप इसको मेंशन भी करते हो। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी पूछी गई है, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो सपोज 1 मिनट के लिए नहीं पूछा जाए, तो आप अगर अभी मेरे से नॉलेज ले रहे हो या फिर इस लेक्चर से नॉलेज ले रहे हो, तो इसको आप अपने आंसर में कहाँ कहाँ आपको लिखना है। जहाँ भी क्लाइमेट की बात हो, जहाँ पे इसके सॉल्यूशंस की बात हो, तो यू कैन से कि इतने एज क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई है तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे दिखा सकते हो कि 6 असेसमेंट रिपोर्ट बताता है, UNFCCC के बहुत से आर्टिकल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल, जो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो फॉलिंग शॉर्ट इज नथिंग बट कि फॉलिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दी फंडिंग, फाइनेंस। तो 2009 का जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि डेवलप्ड कंट्री कमिटमेंट टू क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीड इन 2009। तो डेवलप्ड कंट्री ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेके एक एग्रीमेंट 2009 में साइन किया था कि वो मोबिलाइज करेंगे $100 बिलियन ईयर बाय 2020। तो ये उनका 2009 का एग्रीमेंट है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उतना रीच नहीं कर पाए। तो अब जो नया चीज़ें हैं, तो COP29 ने ये बोला कि नहीं, अब हम एक नया गोल सेट करेंगे। एक रोल ऑफ COP29 सेटिंग अप ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल, एक गोल सेट करेंगे जिसमें यहाँ पे फिर से लिखा है कि COP29 विच वॉज हेल्ड एट बाकू अजरबैजान वॉज मेंट टू हैव अ न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्या ये कैसा गोल है? ये गोल ये है कि जो हमने आपको बोला था पहले कि अब $100 बिलियन आपको देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम आपको चेंज करेंगे। मतलब इसका फ्लोर यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्लेसिंग अ $100 बिलियन फ्लोर एंड लेइंग ए न्यू फ्लोर टू प्रायोरिटाइज डेवलपिंग कंट्रीज टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस। मतलब ये जो है, इस चीज़ को हम और आगे इसको चेंज करके हम दूसरा फ्लोर देंगे, इन द सेंस दूसरा आपको जो है नंबर प्रोवाइड करेंगे, उतना आपको फंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड फॉर इंक्रीज क्लाइमेट, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो अपना फाइनेंस बढ़ाइए, हमें पैसे ज़्यादा दीजिए, हमें कम पड़ रहा है, आप दीजिए टाइमली। जब तक हमारे पास फंड नहीं आएगा, जब तक हमारे पास फाइनेंस नहीं आएगा, तब हम आपको कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब हम क्लाइमेट के लिए अगर हमें कुछ चीज़ करना है, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर हमें जो भी क्लाइमेट में जो भी चीज़ें ख़राब है उसके रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें करने हैं, ठीक करने हैं, उसके लिए भाई हमें पैसे चाहिए। और पैसे चाहिए तो ये बहुत लार्ज स्केल में चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी, तो इनको लार्ज स्केल में ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। तो दे आर नथिंग बट इन दिस डिस्कशन ऑफ COP29 दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू जस्ट व्हाट वी कैन से कि दे आर ट्राइंग टू कि आप फंड बढ़ाओ, आप प्लीज़ इंक्रीज द फंड, क्लाइमेट फाइनेंस को आप बढ़ाओ उसको। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो बोल रहा है, तो वो कितने अमाउंट बढ़ाने, कुछ अमाउंट होगा ना जितना वो मांग रहे होंगे। ठीक है। तो दैट इज द डेवलपिंग साउथ, वे अभी बताया था डेवलपिंग साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कितना मांग रहे हैं। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कितना मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं नेगोशिएटेड दैट द डेवलप्ड नॉर्थ, मतलब व्हाट, द डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने इंट्रोडक्शन में ना यहाँ पे डेवलपिंग नॉर्थ करके लिखा, तो उसको सही करना, दैट इज डेवलप्ड नॉर्थ को डेवलप्ड कंट्रीज मतलब बोलते हैं। मोबिलाइज बाय $1.3 ट्रिलियन बाय 2030, बट द डेवलप्ड नॉर्थ एग्रीड टू रिलीज ओनली $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। तो ये क्या बोलते हैं ना कि आप अभी डेवलपिंग कंट्रीज ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, हमें कितना $ट्रिलियन दे दो, अब आप हमें इतना दे दो, कब तक, 2035 तक। और लेकिन ये क्या बोले कि हम आपको 2035 तक इतना ही दे पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो डिमांड है वो इसलिए है कि ताकि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम कॉम्बैट कर पाए, और उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत है। तो पहले $100 बिलियन बोला गया था, लेकिन अब चेंज करके 1.3 ट्रिलियन बोला गया है। ठीक है। तो ये जो बोला गया है, ये किसके थ्रू, ये जो NCQG जो एक नया क्वांटिफाइड गोल है उसके थ्रू बोला गया है। अब NCQG एंड वल्नरेबल कंट्रीज, तो यहाँ पे वल्नरेबल कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज होती हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। द डिसीजन ऑन NCQG मेक्स रेफरेंस टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वल्नरेबल लाइक
देखिए, द डिसीजन ऑन एनसीक्यूजी मेक्स रेफरेंस टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वल्नरेबल, लाइक जो एनसीक्यूजी ये क्या काम करता है, एक तरीके का रेफरेंस जैसा काम करता है, किसके लिए, जो भी वल्नरेबल कंट्रीज है ना उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, लाइक लीस्ट डेवलप कंट्री, जैसे कि एलडीसीज होते हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती है उनके लिए, एंड स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स उनके लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए एक माध्यम बनते हैं जिसकी वजह से ये इनको जो फंड है वो प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या डिमांड है कि SIDS, दैट इज़ नथिंग बट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का, कि ड्यूरिंग मीटिंग द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स डिमांडेड द एलोकेशन ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, इन्होंने क्या एलोकेशन किया कि आप $39 बिलियन दो SIDS के लिए एंड $220 बिलियन दो LDCs के लिए। तो ये इनका अमाउंट ऑफ फंड था जो दे वांटेड टू कि आप मुझे इतना प्रोवाइड करो ताकि हम चीज़ों को ठीक कर पाए। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि पहले कुछ मांगा गया था, अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्लाइमेट फाइनेंस में बढ़ाने की बात करी। COP29 इज़ ऑल अबाउट कि आप क्लाइमेट फाइनेंस जो आपने वादा किया था अब आप 2020 तक का फुलफिल करने का, वो आपने नहीं किया है। अब आप जो करोगे वो आप मुझे थोड़ा और प्रोवाइड करो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और जो अलग से एलोकेशन होता है, एलोकेट करना होता है फंड को, जैसे कि SIDS को और LDCs को, उनको आप अलग से प्रोवाइड करो। वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इनके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया एंड एनसीक्यूजीज क्या रिलेट करती है यहाँ पे। इंडिया ज्वाइन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, तो इंडिया ज्वाइन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेड टू मल्टीलैटरल फंड्स ऑफ $250 मिलियन इंक्लूडिंग एन एडिशनल ऑफ $80 मिलियन फॉर यूज इन इंडिया, चाइना एंड अदर एलिजिबल लो इनकम पार्टीज। तो इतना फंड रेज किया गया ताकि वो जैसे कि लो इनकम पार्टीज हैं, मतलब लो इनकम कंट्रीज को वो हेल्प कर पाए, ठीक है, वो लो इनकम कंट्रीज़ को हेल्प कर पाए, इतना फंड रेस किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब ज्वाइन किया तो बाकी फंड्स भी उनको प्रोवाइड किए गए, और इन एडिशनल फंड्स जो $80 मिलियन को जो प्रोवाइड किया गया वो कहीं ना कहीं ऐसे जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिला इन चीज़ों से। इंडिया का पोजीशन क्या है COP29 क्लाइमेट फाइनेंस में, देखिए इंडिया स्पेसिफाइड दैट न्यू फ्लोर शुड बी मोबिलाइज्ड। इंडिया भी इस चीज़ को बोलता है कि हाँ, जो आप जो मोबिलाइज मतलब आप जो प्रोवाइड करोगे पैसा, डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल आपको $1.3 ट्रिलियन देना चाहिए बाय 2030, ऑफ विच एटलीस्ट $600 बिलियन शुड कम इन दी फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड कंसेशन रिसोर्सेज। तो बोल रहा है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन $600 बिलियन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और कंसेशनल रिसोर्स में आपको देना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया का डिमांड है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको जैसे कि एग्ज़ाम में आपको आता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर कि कंट्री का क्या बैकड्रॉप है, कंट्री का क्या इनिशिएटिव्स है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो आप ये चीज़ें दिखा सकते हो कहीं ना कहीं कि हमारा जो इंडिया है वो इन सारी चीज़ों में एज अ पार्टी है, मतलब एज अ मेंबर है, और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए डिमांड भी कर रहा है। तो ये आप कहीं ना कहीं मेंशन करते हो। नो डाउट कि अगर ये एग्जैक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नॉलेज तो कहीं ख़राब नहीं जाएगा ना। तो दीज ऑल डाटा कैन विल बी यूज्ड कि आप अपनी चीज़ों को कैसे, अपनी नॉलेज को दूसरे आंसर में कैसे इनकलकेट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस, यही गेम है, ठीक है। द अदर मेजर एजेंडा, दूसरे मेजर एजेंडा क्या है कि मिटिगेटिंग वर्क प्रोग्राम, ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम एंड ग्लोबल स्टॉक स्टेक। तो ये सारे अदर एजेंडा है। अब इंडिया का रिएक्शन क्या है कि एनसीक्यूजी के अडॉप्शन पे India expressed its extreme disappointment on adoption of the NCQG in its present form and shapes, which was done without India's consultation. तो अभी इंडिया का रिएक्शन बिल्कुल उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो भी इस चीज़ों का अडॉप्शन किया गया है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के कंसल्टेशन लिए बिना किया गया, विदाउट इंडियाज़ कंसल्टेशन, ठीक है। इंडिया रेज सीरियस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द COP29 प्रेसिडेंसी एंड सेक्रेटरीट फॉर द वे इट वाज फाइनलाइज्ड। इंडिया outrightly rejected the NCQG। तो इंडिया ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनके कंसल्टेशन के बिना ही ये सारी चीज़ें की गई थी, इस वजह से, ठीक है। नाउ द कंक्लूजन क्या है, द पिथ एंड सब्सटेंसेस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स आर NDCs। NDCs क्या है, मैंने बताया था, जिसमें एक कंट्रीब्यूशन है जो भी आपने किया है वो आप बताओगे वहाँ पे। इन एक्सपेक्टिंग द डेवलप्ड साउथ to bring out more ambitious NDCs relating to the mitigating of greenhouse gases.
इन एक्सपेक्टिंग द डेवलपिंग साउथ, ये एक्सपेक्ट करना कि डेवलपिंग साउथ हमारे पास बहुत और से और एम्बिशियस एनडीसीज लेके आएगा, मतलब उनकी जो रिडक्शंस है वो और अच्छे से हमें दिखाएंगे रिलेटिंग टू द मिटिगेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ऑब्वियसली ये क्या है, रिपोर्ट देता है ना, ये क्या रिपोर्ट देता है कि हमने इतना कम कर दिया है, ये ग्रीन हाउस हमारा इतना कम हो गया है, कार्बन फुटप्रिंट्स हमारा इतना कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये बताती है रिपोर्ट, एक तरीके का मैंने बताया था रिपोर्ट का टाइप है। तो ये किस लिए है, मिटिगेटिंग द ग्रीन हाउस गैसेस का बताने के लिए। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ डेवलप्ड नॉर्थ, तो ये डेवलपिंग साउथ का ये काम है, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलप्ड नॉर्थ है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो भी कहीं ना कहीं और अपना फंड रेज करे एंड इक्वालिटी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट फाइनेंस में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो इक्वली उतना होना चाहिए। दिस विल एंश्योर एडवोकेट डायरेक्टली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा जो ये क्लाइमेट फाइनेंस का जो चीज़ें चल रहा है वो हम एक एडवोकेटली एक्सेसिबल और अफोर्डेबली वे में हम चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि हर कोई जो हर डेवलपिंग साउथ है, मतलब हर डेवलपिंग कंट्रीज, उसको इक्विटेबल अमाउंट में यूज़ कर पाएगा और उस पर इफेक्ट ला पाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको मेंस करंट अफेयर मिलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो रिवाइज कीजिए, लिखिए, ठीक है, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आप बैच 71 का चल रहा है, अगर आप 71 बैच में जुड़ना चाहते हो तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता देते हैं। लास्ट में बताने के इसलिए कारण है कि जो समझदार हैं, जो सुन रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं प्रोसेस को, वही लास्ट तक आएंगे। ठीक है, तो परिश्रम बैच चल रहा हमारा, जिसमें आपको 71 बीपीएससी के लिए प्री मिल जाएगा। ये प्री में आपको क्लासेस के साथ साथ आपको जैसे मान लो फुल डिटेल क्लास मिलेगा, ऐसा नहीं कि नैरो पर्सपेक्टिव से मिलेगा कि आपको आर्टिकल फंडामेंटल राइट का 14 आर्टिकल बता दे, उसके सब क्लॉज नहीं बताया, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ साथ इसके क्लास के लास्ट में आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाता है, जो स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाएगा, जैसे यूपी पीसीएस, तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी के प्री का क्वेश्चन है उसको भी पढ़ाया जाता है इसमें आपको परिश्रम बैच में आपको प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का भी मिल जाएगा, जो यहाँ पे पहल बैच है अलग से। ठीक है, प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, द हिंदू हो गया, जैसे आपको अभी दिखा, तो द हिंदू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ पीआईबी हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, इन सबको करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का पूरा हो जाएगा। अगर परिश्रम बैच में आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखो तो मेंस है। मेंस हम लोग का आंसर राइटिंग फॉर्मेट लेक्चर चलता है, जिस तरह से आपने देखा है। जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट लेक्चर का मतलब ही हो जाता है कि रेडी टू राइट लेक्चर, आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा और आपको पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको बनाना है, ऐसे सुन के बनाना है, रोक के बनाना है। तो आपका यहाँ पे हम लोग रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स कराते हैं। ठीक है, रेगुलर आपने देखा हो कैसे हमने डेटा बनाया है। डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग क्या कहता है, यही सब आप कोट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिलेगा। तो यही मेंस का चीज़ है। तो आपको अगर सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, तो आप आराम बैच ले लो, उसके साथ पहल बैच ले लो। आराम बैच के साथ आपका स्टैटिक हो जाएगा, पहल के साथ आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ मेंस पढ़ना है तो मेंस आप समाधान ले लो, समाधान में आपको मेंस का स्टैटिक मिल जाएगा और ये करंट अफेयर्स जैसा चल रहा है ये भी मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे लेक्चर मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, ये पेड बैच का चीज़ है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए तो परिश्रम बैच ले सकते हो, क्योंकि हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड प्राइवेट टेलीग्राम मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम आपको दोनों के लिए मिलता है, परिश्रम के लिए भी मिलता है और समाधान के लिए मिलता है। उसके साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है। आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो, शालिनी मैम को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर हो जाएगा, आप बात कर सकते हो इसमें। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये हो सकता है कि आपका जो 1-to-1 मेंटरशिप है, इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, कभी कभी आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब चैलेंजेस भी आता है, आना भी ज़रूरी है, लाइफ है। तो आप समझ सकते हो कि 1-to-1 मेंटरशिप अगर हम कह रहे हैं तो इसको हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसमें जूम सेशन भी होता है। ठीक है, जूम सेशन आपका समाधान और परिश्रम बैच के लिए होता है, जिसमें हम लोग और भी चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो नॉन एकेडमिक भी चीज़ें होता है। तो अब देख लो, प्राइस भी बहुत कम है। आप देखो 5500 ही है, ये 1850 रुपीज़ ही है, 4850 ही है कंप्लीट मेंस। और कंप्लीट मेंस मतलब सिर्फ GS1 GS2 हम कह रहे हैं, इसमें कोई भी आपका कहीं भी बैच हमारा अभी इसके लिए नहीं चल रहा है, जो भी आप ऐसे का बैच, क्योंकि ऐसे के लिए आपको स्टैटिक जानना पड़ेगा, करंट अफेयर्स जानना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। और ये 499 में, लेकिन ये 499 सिर्फ 100 बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग इसको प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। अगर तब भी आपको लगता है कि कुछ डिटेल जानना है, कि और भी बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल और भी जानना है, मेरे से बात करना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी अवेलेबल रहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।